गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो है मैंने आप लोगों के लिए कितना 1500 से प्लस आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट्स लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आगे आने की संभावना है। कितना होगा? 1500 लगभग। क्या होंगे? आपके 1500 प्लस ही होंगे फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो बताइए, आप लोग जो है तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये आपके मध्य प्रदेश पुलिस जो अभी एग्जाम चल रहा है इसके लिए है। किसके लिए? मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम जो चल रहा है उसके लिए है। आपका 1500 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आप पढ़ लेंगे। यहाँ से आपका मैं बता दूं 5 से जो मैं अर्थव्यवस्था आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से आपका 5 से 6 नंबर 5 से 6 नंबर पक्के क्या हो जाएंगे। यहाँ से 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आपने ये क्लास पूरा देख लिया। आपने क्लास को एंड तक यदि देख लिया तो यहाँ से आप लोग का 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके जो है 5 से 6 नंबर तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपका जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 से 4 नंबर तो मान लीजिए। कितना? 3 से 4 नंबर तो आपके फिक्स ही हैं इस जो चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक आपको यहाँ से बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा पूरा अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए तो इसको जो है हम एक एक चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जो है क्लास को सभी अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें जल्दी से। क्लास को लाइक कर लेंगे और यदि आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जो है आपको इसी तरह से आगे की क्लासेस और जो हमारे चैप्टर वाइज चल रहे हैं वो क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाया करेगा जिससे आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी और होता जाएगा। ठीक है दोस्तों चलिए तो इसमें जो है आप लोग ये तथ्य को बिल्कुल ना भूलिएगा। ये जो मैं तथ्य लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए तथ्य जो आप लोग के लिए तथ्य लेकर के आया हूँ इस ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोग देखिएगा, पूरा पढ़िएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको कहाँ डलवा दूंगा। पीडीएफ के लिए आप टेंशन ना लें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसको आप रट लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? रट लीजिएगा। जितना मैं बता रहा हूँ ना इसको रट लो, रट लो। आ जाएगा आपका यहाँ से 3 से 4 नंबर क्योंकि यहीं से पूछे जा रहे हैं। आपको यहाँ से बाहर कहीं भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है इसको रट लेना। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि नए हैं तो। इसमें बोला जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन सा दोस्त? प्रथम प्रथम जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न में से किसका निर्माण संपन्न हुआ था? बताइए किसका निर्माण संपन्न हुआ था? भाखला नंगल बांध। ये बांध है, बंध नहीं है, बांध है, नांगल है। भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना या सभी? बताइएगा किसका हुआ था। फटाफट से आप मुझे बताएंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसका निर्माण हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा किस चीज का निर्माण हुआ था दोस्तों। बताइए किसका निर्माण हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है दामोदर घाटी परियोजना। किसका निर्माण हुआ है? दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, पहली जो है ये पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना जो है पहली, आपको ध्यान रखना है पहली पंचवर्षीय योजना जो है किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसके जो है हेराल्ड डोमर, हेराल्ड 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 डोमर। ठीक है, हेराल्ड डोमर जो है इसके जो है क्या थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के मेन थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है।
पहली पंचवर्षीय योजना जो है कृषि के बढ़ावे के लिए था। किसके लिए था? कृषि बढ़ाओ, इसमें आंदोलन चला था। ठीक है, इसके लिए था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, याद रखना आपको। जैसे बांध हो गया, बांध वन, इनके लिए जो है क्या होता था, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर के नेतृत्व में लाया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर, इसको आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, किसका निर्माण हुआ था? तो इसमें जो है आपके दामोदर घाटी परियोजना का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, इसको बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। ये जो है दुर्गापुर राउरकेला भिलाई इस्पात, ये दुर्गापुर है, राउरकेला है, भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? बताइएगा, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी दोस्त? जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बता देंगे कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। किसके? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। पहली पंचवर्षीय जो है, पहली पंचवर्षीय योजना में मैंने क्या बताया आपको, बांध हो गया, बांध, वन, वन नदी, ये सब किस में आते हैं? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरी पंचवर्षीय में जो है आपके क्या आ जाएंगे, उद्योग आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? उद्योग। तो ये जो है दुर्गापुर राउरकेला भिलाई इस्पात जो है, ये कारखाने हैं, कारखाने मतलब उद्योग हैं। इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसको याद रख लीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है, ये किसके नेतृत्व में आया था? तो इसको याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, उसका मैंने क्या बताया, हेराल्ड डॉमर जो है फर्स्ट प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख थे। इसको जो है आपको याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, किसको दोस्त? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना लाया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, अभी आगे आ भी सकता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं आपको बता दूं, ये था गरीबी हटाओ। किससे था? गरीबी गरीबी हटाओ, ये योजना किससे था? गरीबी हटाओ योजना से था। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंदिरा गांधी, इस किसके नेतृत्व में? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी, आपको याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। मैंने इसका बता दिया, पिछले वाले का। द्वितीय। चलिए पांचवी, ये आ ही गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में सही है। तो ये गरीबी हटाओ का नारा था। ठीक है, यहाँ इसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना की गई, बताइएगा। सब लोग को पता होगा, फटाफट से आंसर लगा दीजिए, जल्दी से आंसर लगा दीजिए सब लोग। नीति आयोग की स्थापना की गई, कि कब की गई नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017, कब की गई दोस्त? बताइए, कब की गई नीति आयोग की स्थापना? 2014, 15, 16, कब की गई? फटाफट से मुझे आंसर बताएं इसका। तो ये की गई है दोस्त नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। कब की गई है? 1 जनवरी 2015 पर की गई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्या आपको याद रह जाएगा? नीति आयोग जो है NITI नीति आयोग। ठीक है, इसका नाम जो है क्या होता है?
इसका नाम आप जो है फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। वह दर जिस पर कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्जा लेता है उसे क्या बोला जाता है? वह दर कौन सा दर है जिस पर जो है कोई भारतीय बैंक मतलब कि कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से क्या करता है, कर्जा लेता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई। आरबीआई जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यदि कोई बैंक रिजर्व बैंक आरबीआई से, ठीक है, कर्जा लेता है, कर्जा मतलब कि लोन लेता है, इसको क्या बोल सकते हैं, ऋण लेता है। क्या बोल सकते हैं, ऋण। कर्जा लेता है या ऋण लेता है, ठीक है। तो इसको हम किस दर से, मतलब कि वह कौन सा दर है जिस पर जो है कोई बैंक आरबीआई से ऋण लेता है, तो वह बोला जाता है उसको बेस रेट। बेस रेट पर प्रधान उधारी दर नहीं होता, बैंक दर नहीं होता, एसएलआर नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, ये बैंक दर जो होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, जो ये बैंक दर होता है इसको हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं इसको, रेपो रेट। आगे मैं आपको उसको भी अच्छे से समझाऊंगा, रेपो रेट, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो है आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ये बेस रेट वह रेट होता है जिसमें जो है अदर बैंक जो है क्या करता है, ऋण लेता है, ठीक है, आरबीआई से। तो इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। चलिए, भारत का पहला बैंक कौन सा है, बताइए। सॉरी, भारत भारत का पहला बैंक कौन सा है, कौन सा है बताइएगा जल्दी से। तो भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या है दोस्त, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक बैंक ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है क्या है, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है क्या है दोस्त, तो ये जो है भारत का पहला बैंक है। क्या है, फर्स्ट बैंक है। फर्स्ट बैंक है इंडिया का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया का ये पहला बैंक है। ये इंपीरियल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये जो लिखा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, अब ये क्या बन गया है दोस्त, तो इसको आपको याद रखना है। ये अब एसबीआई बन गया है। क्या बन गया है, एसबीआई। एसबीआई पहले क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, ये स्टेट स्टेट बैंक बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको बताइए। पैसों के हस्तांतरण से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है भैया, पैसों से हस्तांतरित से संबंधित। हस्तांतरण का मतलब समझ रहे हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर, यदि आपको जो है ट्रांसफर आपको जो है समझ में न आए, क्या समझ में न आए, यदि आपको जो है हिंदी समझ में न आए तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश भी थोड़ा सा नज़र मार लिया करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पैसों के हस्तांतरण से संबंधित क्या नहीं है, इसमें क्या पूछा गया है, नहीं है। तो आपको याद रखना है, पैसों के हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर, पैसों के ट्रांसफर, ये आरटीजीएस। आरटीजीएस जो है क्या है, पैसों के जो ट्रांसफर से संबंधित है। ईसीएस जो है पैसों के ट्रांसफर से संबंधित है, ठीक है। और ये आईएफएससी, आईएफएससी जो है पैसों के ट्रांसफर। एनईएफटी जो है ना, ये पैसों के ट्रांसफर से संबंधित नहीं है, ठीक है। एनईएफटी, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, नेशनल नेशनल इलेक्ट्रिक नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ईसीएस का मतलब क्या होता है, ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। आरटीजीएस का क्या होता है,
बताइए आरटीजीएस का क्या होता है। आरटीजीएस का होता है रियल टाइम ग्रॉसेबल सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, बताइए। नाबार्ड, नाबार्ड कैसे लिखते हैं, NABARD, नाबार्ड, ये मैंने लिख दिया। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, बताइए जल्दी से। तो ये है मुंबई पर। कहाँ है दोस्त, मुंबई पर। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेंगलोर में किसका है, तो बेंगलोर में किसका मुख्यालय है, इसरो का। इसरो जानते हैं, बिल्कुल आप लोग तो जानते ही होंगे, इंटेलिजेंट हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। आरबीआई, आरबीआई मतलब, इसका मतलब आरबीआई ऐसे लिखा रहा है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको क्या बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर है, तो इसका भी मुंबई पर है, ठीक है। कहाँ पर है, मुंबई पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, क्या प्रेस है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, बताइए। प्रेस का मतलब क्या होता है, ये तो आप सभी को पता होगा, कहाँ पर है, होशंगाबाद। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है कहाँ है, होशंगाबाद। होशंगाबाद, होशंगाबाद में ये करता क्या है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है, तो ये करता है भैया क्या, बताइए क्या करता है। आप लोग तो स्मार्ट हैं, बताया भी करें। ये जो है कागज, ये जो है क्या करता है, नोट बनाने का कागज छापता है, क्या, नोट, नोट बनाने का कागज, नोट बनाने का, नोट बनाने का कागज, कागज छापता है, नोट बनाने का कागज, कागज बनाता है, ठीक है, छापता है। इसको याद रखिएगा। और नोट छपता कहाँ है, तो नोट जो है यहाँ पर जो है बैंक नोट जो है, ये देवास में क्या है, देवास नोट, देवास, देवास नोट, नोट प्रेस, ठीक है। देवास नोट प्रेस, यहाँ पे क्या बनते हैं, तो यहाँ पे नोट बनते हैं, ठीक है, नोट बनते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, नोट बनते हैं। तो इतनी चीजें जो है आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया, बताइए। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया, वित्त आयोग, वित्त आयोग का जो है गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया, फटाफट से आंसर लगा दीजिए कमेंट में, बताइए। वित्त आयोग का जो है गठन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वित्त आयोग का गठन ये इस बार पूछा जा सकता है, किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 280, किसके अनुसार, 280 के अनुसार, ठीक है। ये जो है कौन सा दोस्त, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग, किसका, केंद्रीय वित्त आयोग, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग का जो है गठन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 280 में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और राज्य एक क्या होता है, एक होता है राज्य वित्त आयोग, क्या होता है, राज्य वित्त आयोग, आप सभी को पता होगा, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की जो है, राज्य वित्त आयोग का किसमें किया गया है, तो इसमें जो है 243, 243 आई, किसमें, 243 आई में जो है, आई मतलब इनकम, ठीक है। तो इनकम जो है आई में क्या है, राज्य या जो राज्य और पंचायत के बीच में क्या करता है, 243 आई में जो है क्या है, राज्य वित्त आयोग का जो है बताया गया है, ठीक है। इसमें जो है गठन किसमें हुआ, 243 आई में, जो किसमें करता है, राज्य और पंचायतों के, राज्य और पंचायतों के बीच जो क्या करता है, पैसों का बंटवारा करता है, ठीक है। और ये केंद्रीय वित्त आयोग जो होता है ना, ये केंद्र और राज्य के बीच, किसके, केंद्र और राज्य के बीच जो है पैसों का क्या करता है, बंटवारा करता है। तो इसको आपको क्या रखना है,
याद रखना है। इसके जो है प्रथम अध्यक्ष, केंद्रीय वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जान लीजिए, ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। केंद्रीय वित्त आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष, प्रथम प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है, तो इसको आपको याद रखना है, के सी नियोगी। कौन है, के सी नियोगी केंद्रीय वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्या आप लोग जो है ये चीज समझ पाए, बताइए। समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से। ये वाला करिएगा, बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्त बजट शब्द, ये जो बजट शब्द है ना, इसका उल्लेख बजट नाम से कहीं भी नहीं है आपके संविधान में। बजट जो लोग लगा रहे होंगे वो लोग गलत कर रहे होंगे। ये क्या है, तो इसको मैं बता दूं, वार्षिक वित्तीय का उल्लेख है। वार्षिक, इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय कर लीजिए, वार्षिक, वार्षिक वित्तीय क्या हो जाएगा, वार्षिक वित्तीय हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है 112, आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्त आयोग का उल्लेख है। आप लोग जो है फटाफट से लगा दिए होंगे अनुच्छेद 112, तो आपको ध्यान रखना इसमें बजट शब्द नहीं है, इसमें जो है वार्षिक वित्त आयोग में है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय और जो है उल्लेख किसमें दिया है, 112 पर दिया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें वार्षिक वित्तीय का क्या किया जाता है, विवरण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आ जाएगा आपका सेबी। सेबी क्या है, एस ई बी आई, ये क्या है, सेबी। सेबी एक्ट कब बना, सेबी एक्ट कब बना, तो आपको ध्यान रखना है 1992। ठीक है, 1992 में सेबी एक्ट बना, इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, मैंने अभी आपको बताया, केसी नियोगी जी। कौन है, केसी नियोगी जी हैं। और वर्तमान के कौन है, तो वर्तमान के याद रखिएगा, ये हैं एन के सिंह, एन के सिंह। ये क्या है, ये वर्तमान के जो हैं, वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, किसके में, वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। ये कौन है, तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट है। ये कौन है, फर्स्ट है केसी नियोगी जी। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा, एन के सिंह जो है वित्त आयोग के अभी प्रथम मतलब कि अभी वर्तमान के अध्यक्ष हैं, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं नरेगा, कब लागू हुआ, बताइए। नरेगा, एन एन ए आर, एन आर ई जी ए, ये ऐसा होगा, एन, ठीक है, ये नरेगा हुआ। इसका जो है कब लागू हुआ, ये बताइए। नरेगा, नरेगा राष्ट्रीय नेशनल रूरल, क्या होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो इसका जो है नरेगा, आप सभी लोग जानते होंगे 2006 में ये अधिनियम चालू हुआ। कब हुआ दोस्त, 2006 में, इसको आपको याद रखना है। तो ये 2006 में क्या हुआ, लागू, क्या हुआ, 2006 में लागू हुआ है। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है, 2005 में ये क्या आया था, अधिनियम आई थी, अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम का क्या हुआ था, अधिनियम आया। 2005 में अधिनियम आया, कौन सा, नरेगा वाला। ठीक है, 2005 में आया, लागू 2006 में हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका नाम बदल दिया गया, नाम जो है इसका, नाम चेंज, नाम चेंज 2009 क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मनरेगा, मनरेगा कर दिया गया। कब से, 2009 से, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए 3 डेट इसके इम्पोर्टेंट हैं। लागू कब हुआ 2006, अधिनियम आया कब 2005, और नाम चेंज हुआ 2009 पर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रंगराजन समिति का संबंध है, बताइए। रंगराजन, जो रंगराजन समिति है, इसका संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है, ये गरीबी से है, गरीबी उन्मूलन से है। किसका? रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? इसका जो है गरीबी से है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और गरीबी से किसका है? तो एक और व्यक्ति है जिसका है, मैं बता दूं, सुरेश तेंदुलकर जी का। सुरेश तेंदुलकर यदि पूछा जाए तो सुरेश तेंदुलकर जी का संबंध भी सुरेश तेंदुलकर जी का भी संबंध किससे है? तो ये इनका भी संबंध गरीबी से है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए इनमें से क्या किया जाता है? बताइए क्या किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय यदि देखना है, प्रति व्यक्ति आय देखना है तो क्या किया जाएगा? कुल महिला एवं कुल पुरुष का अलग अलग भाग दिया जाएगा, ये नहीं होगा। 100 का गुणा करके, ये गुणा है, 100 का गुणा करके 1000 का भाग दिया जाता है, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष अलग अलग पैमाने का उपयोग किया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। देश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या से कुल आय का भाग दिया जाता है, तो इससे प्रति व्यक्ति क्या आ जाता है? इनकम आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो है देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब से शुरू हुई? बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपके 1998 से शुरू हुई। कब हुआ? 1998। इसको हम किसान क्रेडिट कार्ड को हम क्या बोलते हैं? केसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? केसीसी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है इसमें जो है केसीसी में क्या होता है कि मध्य प्रदेश शासन क्या करते हैं? बिना ऋण के पैसा देते हैं। किसके? बिना ऋण के, बिना मतलब कि मध्य प्रदेश शासन बिना ऋण के पैसा बिना ऋण के पैसा देते हैं। पैसा बिना ऋण के, मतलब कहने का आशय ये है कि इसमें कोई ब्याज नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको ये चीज को क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए इनमें से जो है एक चीज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? बताइए। बताइए। भारतीय बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इनको मैं थोड़ा सा आपको लिख दे रहा हूँ। ये एक्सिस है, क्या है? एक्सिस बैंक। ये है एचडीएफसी। ये है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। ये है एच एस बी सी बैंक। बताइए इसमें से कौन सा भारतीय बैंक नहीं है? आप मुझे बता देंगे जल्दी से। तो इसमें से जो है एक्सिस बैंक भारतीय बैंक नहीं है, बाकी सारे भारतीय बैंक हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ के बाद जो है आता है आपके ये कुछ बहुत सारे, लगभग यहाँ से आपको 1000 तथ्य मिलेंगे। कितना? 1000 प्लस तथ्य यहाँ से आपको मिलेंगे। कितने? 1000 प्लस तथ्य यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इनको जो है आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। जिसकी पीडीएफ मैं डलवा दूंगा और मैं अभी आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से जल्दी जल्दी से अब फुल स्क्रीन कर लेंगे। और अब सुनते जाना है। क्या करना है? सुनते जाना है, आप लोग को याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र का जनक, इसको मैं बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है पहले, सबसे पहले शेयर कर लेंगे। किसके साथ? दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। और यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। और
बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, तब तक आप ये कर लेंगे, ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा। तो आपको जो है सब्सक्राइब करना इसलिए आवश्यक होता है कि आपको जो है अगली क्लासेस मिल सके बिना परेशानी के। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ हैं, ये तो जानते होंगे। एडम स्मिथ क्या है? अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ को, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील। कैसा है भारत का अर्थव्यवस्था? तो विकासशील है, इसको याद रखिएगा। तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड जो शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देशों के संदर्भ में, किसके होता है? विकासशील देशों के संदर्भ में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश क्रमशः अमेरिका और रूस है। ये पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले हैं। किसको? पूंजीवादी, ये पूंजीवादी है और ये समाजवादी है। इसको जो है अमेरिका तथा रूस ने सबसे पहले अपनाया है, ठीक है। अमेरिका और रूस ने पहले अपनाने वाला देश है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के, विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका के हैं। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो चीन की है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसको जो है आप लोग जो है याद रखा करें, जो है किसका है, पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले अमेरिका का है, फिर उसके बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी किसकी है? चीन की है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब जो है हाँ, कृषि क्रय शक्ति समता, पीपीपी, ये क्या है? पीपीपी। पीपीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में स्थान कितना है? तीसरा। पीपीपी के आधार पर कौन सा है अर्थव्यवस्था हमारे भारत का? तो हमारे भारत का अर्थव्यवस्था कौन सा है? क्रय शक्ति समता, इसको क्या बोलते हैं? क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत का अर्थव्यवस्था जो है विश्व का तीसरा स्थान है, ठीक है। ये वाला ध्यान दीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था भारत में। अर्थव्यवस्था जो है, ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश था भारत में, ठीक है। जो भारत का अर्थव्यवस्था है ना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला वो है देश है, ठीक है, फर्स्ट देश है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ठीक है। ये जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व करना होता है, ये क्या होता है? मिश्रित अर्थ व्यवस्था होता है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 1948 में। कब हुआ? 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है प्रारंभ हुआ था कब? 1948 में। इसको आपको याद रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला भारत पहला है, और यह जो है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व करना, इसका जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 से। मानव विकास रिपोर्ट कब से जारी करता है? 1990 से। आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक, एचडीआई, एचडीआई की आकलन का आधार है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? ये आधार किसका है? तो ये जो आधार है जीवन जीवन प्रत्याशा शिक्षा, जीवन प्रत्याशा शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय से है। किसका? यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है। क्या है? जीवन का, जीवन प्रत्याशा शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय का, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला जो है देख लेते हैं। भारत की पहली मानव रिपोर्ट विकास, एच डी आर जारी की गई थी। एच डी आर जारी की गई थी 2002 में। कब की गई थी दोस्त? एच डी आर, ये एच सी आर हो गया, सॉरी, एच डी आर कब जारी किया गया था? तो 2002 में एच डी आर क्या किया गया था? जारी किया गया था। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए,
भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित किया, जारी करता कौन है? तो ये नीति आयोग है। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जो है जारी करता कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है? मानव विकास रिपोर्ट को क्या करता है? जारी करता है। यहाँ मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया मानव रिपोर्ट जारी करता है कब से? तो 1990 से जारी कर रहा है। और ये कौन करता है? तो नीति आयोग। ये कब से जारी कर रहा है? तो 1990 से इसको जारी कर रहा है। और नीति आयोग इसको क्या करता है? जारी करता है। ठीक है, किसका? मानव विकास रिपोर्ट का। तो ध्यान रखना है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। राज्य स्तर में जो है, किसमें? राज्य स्तर में जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी किया है सर्वप्रथम मध्य प्रदेश ने। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया, कब किया गया? 1868 में। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा क्या किया गया दोस्त? दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था राष्ट्रीय आय का आकलन। किसका? नेशनल इनकम का क्या किया गया था? आकलन किया गया था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 में होता है। कब होता है राष्ट्रीय आय समिति का? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब होता है? 1949 में होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय आय समिति ने पहली रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या है दोस्त? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आय जो है एक एक प्रवाह स्टार्ट एक प्रवाह स्टार्ट है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आय क्या है? ये स्टार्ट नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड ना, मैं इसको बना दे रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टॉक होगा। क्या होगा दोस्त? स्टॉक। क्या होगा? स्टॉक। ये हाँ, एक प्रवाह है और स्टॉक नहीं है। राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक प्रवाह है। इसका मतलब समझे आप, यह एक प्रवाह है। जो राष्ट्रीय आय है यह एक प्रवाह है। यह क्या नहीं है? स्टॉक नहीं है। स्टॉक नहीं है, इसको जमा करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। हिंदू वृद्धि, ये डर, यहाँ भी गड़बड़ है यार। इसको आप बना लीजिए यार, क्या बना लेंगे आप? ये दर है, ये डर नहीं है, ये दर है कातिया। डर नहीं है, दर है। इसको तो अपन मिटा के ही लिख देते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। क्या हो जाएगा ये? दर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, अब आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? ये हिंदू वृद्धि दर संबंधित किससे है? तो यह राष्ट्रीय आय से है। किससे है? हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। इसको आपको ध्यान रखना है। किससे है दोस्त? राष्ट्रीय आय से। लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। क्या है? एनएनपी वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2011 से 12 और 2015। ठीक है, कब तक दोस्त? 2011-12 से 2015 तक। ठीक है, तो ये 2015 से अभी 2011 से 2012 और 2015 से अभी तक जो है क्या है? ये लागत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, चलिए। बहुत सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों, इसको जो है हम क्या करेंगे? पूरा क्लियर करेंगे, तभी जो है समझ में आएगा। अभी बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, अभी बहुत सारा पढ़ना है। बस आप लोग जो है फटाफट से क्लास को क्या करेंगे, आज ही इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है आपको कहीं से अर्थव्यवस्था पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बस इसको आप पूरा एंड तक हमारे साथ बन जाए। और पीडीएफ डाल दूंगा, एक बार
रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से करते हैं। वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है 17.6%। ठीक है, भारतीय आय में क्या है, कृषि का योगदान। भारतीय आय में किसका है, कृषि का योगदान कितना है, 17.6% है। कितना है दोस्त, 17.6% है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अभी 2022 में, ये पहले का डेटा है, अभी 2022 में 2022 में जो है कितना हो गया, लगभग 20% हो गया है राष्ट्रीय आय में क्या है, इसका योगदान कृषि क्षेत्र का। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय सेवा क्षेत्र का है, जिसका है कितना, 54% है। कितना प्रतिशत है दोस्त, 54%। कितने, किसका है, आय सर्वाधिक योगदान है किसमें, तृतीय क्षेत्र, जिसमें सेवा का होता है, सेवा जैसे नौकरियां। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तृतीयक सेवा क्षेत्र का है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको हम बोलते हैं सीएसओ, सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, तो इसको जो है याद रखिएगा, 2 मई 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 2 मई 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहले देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहले देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी, कब, 1977 में। इसको आपको ध्यान रख। सीएसओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय, सीएसओ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली पर है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य है महाराष्ट्र। जीडीपी का जो है सर्वाधिक योगदान किसका है, महाराष्ट्र का, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है, श्वेत पत्र प्रकाशित करता है। ठीक है, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, श्वेत पत्र प्रकाशित करता जो है क्या है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है। श्वेत पत्र प्रकाशित करता जो है क्या कहलाता है, तो ये जो है कहलाता है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, विनिर्माण, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति, जल पूर्ति। ठीक है, ये किससे है, जल पूर्ति से। विनिर्माण, निर्माण और विद्युत, विद्युत जल पूर्ति से है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र संबंधित से सेवा क्षेत्र, यहाँ पे आपने देखा है सेवा क्षेत्र या व्यापार परिवहन संचार से। ठीक है, तो इसको आपको व्यापार परिवहन संचार से भी है, तो ध्यान रखना है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में होना 2400 कैलोरी जो है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण, ग्रामीण में जो है कितना है दोस्त, तो ग्रामीण में आपको याद रखना है 2400 कैलोरी, क्योंकि यहाँ के लोग जो है मेहनत ज़्यादा करते हैं और शहरी क्षेत्र के लोग मेहनत कम करते हैं, तो इनको भोजन में 2100 कैलोरी जो है, ये रेट नहीं होगा यहाँ पे, 2100 कैलोरी क्रमशः जो है इनको भोजन चाहिए। ठीक है, भजन नहीं है, ये भोजन है यार, भोजन में होना चाहिए। जल्दी जल्दी में क्या है, थोड़ा टाइपिंग एरर है दोस्तों, तो आप लोग जो है दिल पे मत लीजिएगा। क्या है, आप लोग के लिए बहुत जल्दी बनाना पड़ता है कि जो है अभी आ रहे हैं, आपको एक अभी छूटे ना, जो है कब तक के, 20 तारीख तक जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये मोटिव रहता है कि आपका कुछ छूटे ना, तो थोड़ा जल्दी टाइपिंग में, ये अब क्या है, हमें खुद टाइपिंग करना पड़ता है और हम खुद पढ़ाते हैं आप लोग को। ठीक है, आपके लिए कोई क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको टाइप करते हैं, फिर जो है अह, आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक कहीं कहीं पे हो गया होगा, तो आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, उसको मैं सुधार देता हूँ, है ना। तो आप लोग जो है केवल पढ़ने पर ध्यान दें, जानकारी कलेक्ट करें। हम आपको जो सिखा रहे हैं वो चीज़ को सीखें, आपके जो है एग्जाम पे आ रहे हैं। ठीक है, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकड़वाला फार्मूला के आधार पर। लकड़वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई 11 मार्च 1997। कब की गई दोस्त, 11 मार्च 1997। कब की गई लकड़वाला को, लकड़वाला जो फार्मूला है इसको 11 मार्च 1997 को योजना आयोग के द्वारा क्या किया गया है, योजना आयोग के द्वारा इसको जो है आकलन की गरीबी का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी 11 मार्च 1997 को, जो है लकड़वाला फार्मूला को क्या किया गया था, योजना आयोग के द्वारा 11 मार्च 1997 को स्वीकृत किया गया था। ये गरीबी आकलन के, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है इसमें लकड़वाला फार्मूला के अनुसार। ठीक है,
चलिए, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ राजस्थान में हुआ था। अंत्योदय जो कार्यक्रम है सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है। और भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण नासो के द्वारा। किसके द्वारा? नासो। नासो के द्वारा क्या किया जाता है? नासो के द्वारा जो है क्या किया जाता है? नासो। नासो ऐसा है, नासो NS क्या हो गया? हाँ, नासो। नासो के द्वारा क्या किया जाता है? NSSO। नासो के द्वारा क्या किया जाता है? भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी अदृश्य और प्रश्न नहीं है। प्रश्न नहीं है। यहाँ पे इसको मैं मिटा करके लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ये कैसा है? अदृश्य और प्रच्छन्न। अदृश्य और क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। क्या है? अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न नहीं है, प्रच्छन्न है। क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो इसको आपको याद रखना है। क्या है? भारत में कृषि में पाई जाने वाली अदृश्य और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। व्यापार चक्र की मंडी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। क्या कहलाता है? व्यापार जो चक्र की मंडी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाता है? चक्रीय बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। क्या है? संरचनात्मक है। भारत में जो बेरोजगारी का स्वरूप है वो कैसा है? संरचनात्मक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी, जैसे कृषि क्षेत्र में। कैसा? जैसे कि कृषि क्षेत्र में। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो है देख लेते हैं। सॉरी, अभी बहुत सारे फैक्ट्स बचे हैं दोस्तों, हमको थोड़ा सा स्पीड चलना पड़ेगा तभी कंप्लीट होगा। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली व प्रत्यक्ष बेरोजगारी। अब आपने जो है ग्रामीण क्षेत्र में देखा, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली मौसमी और कृषि वाला बेरोजगारी है, और शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसे? खुली और प्रत्यक्ष। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है बेरोजगारी कृषि से है, मौसमी और ये, तो इसमें खुली और प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वित्तीय वर्ष की मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ। कुछ चीजों को ध्यान रखना। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च है। कितना है वित्तीय वर्ष की अवधि? 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष की अवधि होता है। इस समय पर जो है पेश किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ है। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा? 280 एक के तहत। किसके? वित्त आयोग का गठन जो है 280 एक के तहत होता है। ठीक है, और वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद, राज्य सॉरी, ये जो है ये केंद्र वित्त आयोग है। कौन सा है दोस्त? ये केंद्र वित्त आयोग है। क्या है? केंद्र वित्त आयोग। केंद्र वित्त आयोग का गठन जो है 280 के तहत एक के तहत होता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 11, इसको 11 बोलते हैं या के बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 11 के तहत होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये 11 नहीं है यार, मेरे को कुछ डाउट लग रहा है इसमें। इसमें जो है
ये मुझे डाउट ज़्यादा लग रहा है। इसको जो है मैंने अभी आपको बताया कितना है, 243 आई है। क्या है, याद आया? याद आया मेरे दोस्त, मेरे लाल? 243 आई, 243 आई है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग, इनकम से मैंने बताया था आई होता है, ठीक है। चलिए, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष मैंने बताया था आपको, केसी नियोगी जी हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये फुल स्टॉप कहाँ से? थोड़ा सा गड़बड़ है दोस्त, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, आगे आप पढ़ें मन में। मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप लोग तो केवल पढ़ने में फोकस करें, ज़्यादा टाइपिंग पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जो है कुछ जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। कुछ टाइपिंग एरर हो गए हैं, तो इनको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, आयोग में जो है सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। कितनी होती है दोस्त आयोग में सदस्यों की संख्या? आयोग में सदस्यों की संख्या 5 होती है। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ। 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015 से 2020 रहा है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई बी रेड्डी। क्या है? वाई नहीं है, ये वाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी जो है क्या है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। 14वें वित्त आयोग का जो है गठन कब हुआ था? 2013 में हुआ था। तो 14वें वित्त आयोग जो है अवधि 2015 से 2020 तक रहा है, और 15वें वित्त आयोग की अवधि जो है 2020 से 25 तक रहेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी एन के सिंह है, तो इसको याद रखना है। 14वें वाला याद रख लीजिएगा, वाई वी रेड्डी है। प्रथम कौन है? तो प्रथम मैंने आपको बताया है, प्रथम जो है वित्त आयोग की जो है कौन है? तो इसके जो है कौन सा है दोस्त? केसी नियोगी जो है। क्या है? केसी नियोगी। केसी नियोगी मैंने बताया है ना, फर्स्ट। फर्स्ट कौन है? केसी नियोगी। केसी नियोगी, केसी नियोगी जी, ठीक है। और ये जो है 14वें वित्त आयोग के हैं वाई बी रेड्डी हैं। 15वें के जो हैं एन के सिंह है, जो कि 2025 तक रहेंगे, ठीक है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना, ठीक है। ये केंद्रीय वित्त आयोग का है मुख्य कार्य है, और राज्य का क्या होता है? पंचायत और राज्य के बीच, ठीक है। तो आपको याद रखना है योजना के, ये गड़बड़ है, योजना क्या था यार यहाँ पे? के यू, ये गड़बड़ लग रहा है, इसको आप नेग्लेक्ट करिएगा, हटा ही देता हूँ। ये यहाँ पे गड़बड़ है, टाइपिंग हो जाता है यार जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 में। कब हुआ दोस्त योजना आयोग का गठन? योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 2020 में हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 2020 में, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये वाला बड़ा कर लेते हैं, ये लिखने वाला पेन रहेगा, ठीक है। 15 मार्च कब हुआ? 1950 में जो है कि योजना आयोग का क्या होता है? गठन होता है। चलिए, योजना आयोग का प्रस्ताव दिया जॉन मथाई। कौन दिया था? जॉन मथाई ने योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था। योजना आयोग संस्था थी गैर संवैधानिक। क्या थी? गैर संवैधानिक थी। योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और गुजरीलाल नंदा।
याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, तो क्या होते थे कि ये प्रथम क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये थे प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, तथा उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का वो हुआ है, गठन हुआ है, तो नीति आयोग। इसको याद रखिएगा। योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है। नीति आयोग संस्था कैसे हैं, गैर संवैधानिक है, परामर्शदात्री है एवं विशेषज्ञ संस्था है, ठीक है। नीति आयोग, ठीक है, कौन सा, नीति आयोग, ये जो है गैर संवैधानिक है, परामर्शदात्री है, ठीक है, विशेषज्ञ संस्था है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ था। किसके, योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ था। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी लक्ष्य निर्धारित 9% सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब जो है इससे आगे देख लेते हैं। आपका आ जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, किसका, एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952। कब हुआ था दोस्त, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, 6 अगस्त 1952 को हुआ था एनडीसी का गठन। किसका गठन, एनडीसी का जो है गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक है। एनडीसी क्या है, तो एनडीसी जो है एक एनडीसी जो है ये गैर संवैधानिक संस्था है। कैसा है, गैर संवैधानिक संस्था है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन, तथा इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। भारत भी योजना का स्वरूप है मिश्रित। कैसा है, मिश्रित है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा है विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के लिए जो नियोजित अर्थव्यवस्था का पुस्तक, इसको कौन लिखा है, विश्वेश्वरैया ने 1934 में लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गांधी योजना को तैयार किया था श्रीमन नारायण ने। कौन, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, कौन किया था गांधी योजना, श्रीमन नारायण ने 1944 में, ठीक है। मुंबई यहाँ पे मुंबई प्लान है कि प्लॉट है, प्लान है, क्या है, मुंबई प्लान। 15 वर्षीय योजना लागू हुआ 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। मुंबई मतलब ये बॉम्बे था, क्या था दोस्त, बॉम्बे। इसको याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान था। क्या था, बॉम्बे प्लान। 15 वर्षीय योजना जो था योजना लागू हुआ 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा। 8 उद्योगपतियों द्वारा क्या किया गया था, ये चालू हुआ था, ठीक है। तो इसको लागू हुआ था, इसको ध्यान रखिए कि जन योजना निर्मित की गई श्री में राय द्वारा। कौन सा श्री में राय है, क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है दोस्त, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। एम एन राय द्वारा। किसके द्वारा दोस्त, एम एन राय द्वारा अप्रैल 1945 में जो है योजना आयोग की योजना, जो जन योजना निर्मित की गई थी श्री एम एन राय द्वारा अप्रैल 1945 में की गई थी। सर्वोदय योजना जो
सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था जयप्रकाश नारायण ने। कौन? जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण, नारायण ने जनवरी 1950 में क्या किया था? जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में जो है इसका इस सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा। नियोजन के से तात्पर्य है, नियोजन से क्या तात्पर्य है कि आर्थिक नियोजन, और आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया रूस ने। ठीक है, नियोजन से ये तात्पर्य है। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची 7वीं अनुसूची जो है नियोजित है, इसको याद रखना। आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ था, इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1949 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या हुआ था? प्रथम नीति आयोग या फिर जो है आपकी योजना समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे 1938 में। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित हैं और उससे क्या भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाएं प्रेरित हैं किससे? ये गड़बड़ है यहाँ पे। भारत में पंचवर्षीय योजना जो है दोस्त प्रेरित किससे हैं? तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो है प्रेरित किससे है मेरे दोस्त? तो रूस से है। किससे है? रूस से। किससे है? रूस से। भारत में पंचवर्षीय योजना जो है किससे प्रेरित है दोस्त? तो रूस से प्रेरित है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 आधारित थी। हैराल्ड, ये हैरड नहीं है, ये हैरड यहाँ पे गलत हो गया है, हैराल्ड है। क्या है? हैराल्ड, हैराल्ड डोमार, हैराल्ड डोमार, ऐसे डोमार मॉडल प्रथम पंचवर्षीय में प्राथमिकता बल दिया गया था जो कृषि को था। ठीक है, कृषि को दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से है। यहाँ पे बांध सभी आ जाते हैं जो कि प्राकृतिक से होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की याद रखिए, जो प्राकृतिक से रिलेटेड है सब प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 2017 आधारित थी। ठीक है, 1956 से 1900, ये क्या है रे, 17 क्या आ जाता है? 61 है। क्या लोचा है इसमें, सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया है दोस्त। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए आप लोगों से, टाइम बर्बाद होता है आप लोग का भी। यहाँ पे हो जाएगा 61। क्या हो जाएगा? 61 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 आधारित थी, जिसमें कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस, मैंने बताया भी था अभी आपको। मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई भारी आधारभूत उद्योगों पर, जैसे कि उद्योग कौन थे? दुर्गापुर स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये जो उद्योग हैं यहाँ पर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1956 से 1961 तक इसमें जो है बनाया गया था। राउर केला, ये आ गया है आपका, केरा नहीं केला। राउर केला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर, भिलाई छत्तीसगढ़ है, दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, भिलाई का छत्तीसगढ़ का भिलाई है, राउर केला उड़ीसा का है। ठीक है, ये जो इस्पात कारखाने की स्थापना की गई दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में की गई, इसको याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक अधिक काम, अधिक उत्पाद एवं अधिक वितरण का नारा दिया था। किसका? अधिक काम, अधिक उत्पाद, अधिक क्या वितरण का नारा दिया था, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया था। तो इसको याद रखिएगा। प्रति योजना में प्राथमिकता दी गई अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्थ बनाने के लिए। अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्थ बनाने के लिए प्रति योजना को क्या किए? प्रति योजना में प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, अब तक की सबसे असफल योजना थी तृतीय, तीसरा जो था वो असफल था। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान देना है। चलिए, तो आज का जो है दोस्त हमारा क्लास क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो आप लोग मुझे बताएं कैसा लगा आपको आज का क्लास। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है,
तो फटाफट से आप लोग जो है पहले क्लास को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, फिर जो है क्लास को लाइक करके जाइएगा। और यदि आप चैनल पे नए जुड़े थे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। एकदम से सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी वो अगली क्लास में भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। बताएं तो आप लोग जो है आज की क्लास से खुश हैं? तो सभी को थैंक यू। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।